चलिए स्टूडेंट्स, आज का ये जो सेट है हमारे सामने, ये एसएससी सीपीओ का प्रीवियस ईयर का सेट है। और देखते हैं कि इसमें कितने ग्रामर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने वोकेबलरी पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज का जो लेक्चर है ये स्पेशली डेडिकेटेड है ग्रामर के सेक्शन पर, और वोकेबलरी का लेक्चर जो होगा वो नेक्स्ट लेक्चर होगा इसी सेट का। ठीक है, तो इस सेट में देखते हैं, हम आज स्टार्ट करते हैं कि ग्रामर के क्वेश्चंस कितने पूछे जा रहे हैं, और उन्हें एक एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और फिर मुझे बताना कि तुम्हें ग्रामर में जितना पढ़ाया क्या एक भी क्वेश्चन उससे बाहर से आया है। सारे क्वेश्चंस वहीं से मिलेंगे। ठीक है, चलो तो अब देखते हैं। मैंने यहाँ पर टिक किया हुआ है पहला क्वेश्चन जो है। हालांकि फिल इन द ब्लैंक्स बहुत से पेपर्स में क्या होता है, ग्रामर बेस्ड पूछा जाता है, बट सीपीओ में यहाँ पर क्या है, इस सेट में ये वोकेबलरी बेस्ड पूछा गया है, तो इसको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। इसको हम अपने वोकेबलरी के सेक्शन में डिस्कस करेंगे, वोकेबलरी वाले लेक्चर में। तो अब हम देखते हैं कि इसमें जो थर्ड क्वेश्चन है टिक किया हुआ है मैंने, ये आपका ग्रामर बेस्ड है। समझना, दो ही तीन तीन पोर्शन होते हैं खास जो ग्रामर पर आते हैं। एक तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एक स्पॉटिंग एरर्स, और एक फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स इस सेट में जो है आपके वोकेबलरी बेस्ड ज़्यादा दिए गए हैं। हालांकि जब आपके यही फिल इन द ब्लैंक्स आपको ग्रामर बेस्ड दिए जाएंगे तो वो ग्रामर के सेक्शन में कराए जाएंगे। ठीक है, चलो तो एरर पकड़ते हैं। पहले सेंटेंस में क्या एरर है देखना, काउंट भी करते रहना कि कितने सेंटेंस हम करेंगे इस सेट में, तो उससे तुम्हें पता लगेगा कि सीपीओ का एग्जाम अगर क्लियर करना है तो किस चीज़ की मेजोरिटी ज़्यादा है, किस चीज़ पर हमें ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, लास्ट के 10 क्वेश्चन हमेशा पैसेज के लिए ही फिक्स होते हैं। एक क्लोज टेस्ट, एक कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट आता है 5-5 नंबर का। बाकी पहले जो 40 क्वेश्चन हैं इसमें से देखो वोकेबलरी और ग्रामर कितनी है। डन। तो पहला क्वेश्चन कहता है ब्रैडबरी वन ऑफ द मोस्ट वर्सटाइल राइटर एवर लिव्ड। ब्रैडबरी जो कि आज आज तक के सबसे वर्सटाइल राइटर्स में से एक हुआ है, वॉज अ स्कूल ड्रॉप आउट, उसने स्कूल छोड़ दिया था बीच में ही। ये सेंटेंस की हिंदी है। अब अगर तुम्हें ध्यान हो तो नाउन के चैप्टर में मैंने तुम्हें एक रूल कराया था कि जब भी वन ऑफ द तुम्हें दिखाई दे तो उसके बाद जो नाउन मौजूद होता है सेंटेंस में वो प्लूरल होता है हमेशा। अब देखो, मोस्ट वर्सेटाइल के बाद नाउन क्या है, राइटर है। अब इस राइटर की जगह पर हमें राइटर्स करना चाहिए, सेंटेंस आपका ठीक हो जाएगा। बहुत बेसिक रूल है, बहुत से बच्चे देखते ही समझ गए होंगे इसे। ठीक है, तो ये कहाँ पढ़ाया था तुम्हें, नाउन के चैप्टर में मैंने पढ़ाया था। तो एरर है आपका राइटर में राइटर्स करना है, तो बी पार्ट में एरर हो गया। आज समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ढूंढते हैं, देखते हैं कहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 5, ये ग्रामर का क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। ही वेटेड इन 6 आवर्स, उसने 4 घंटों तक वेट किया, उसने 6 घंटों तक वेट किया, उसने 10 घंटों के लिए वेट किया, कुछ भी बोल दो। तुम्हें मैंने एक फिक्स प्रिपोजिशन पढ़ाई थी कि एक तो वेट, वेट के बाद हमेशा फोर फिक्स होती है, ये बात मैंने तुम्हें बताई थी, पीछे सेट्स में भी करा चुका हूँ। और एक तुम्हें बताया था कि वेट फोर के ही इक्वल होता है अवेट। जब भी अवेट आता है तो उसके बाद फोर नहीं लगाते, ये एरर में आ चुकी है पहले भी चीज़। तो अगर तुम्हारे सामने वेट वर्ड आया है तो उसके बाद कौन सी प्रीपोजिशन फिक्स है, फोर, तो सीधा सीधा आंसर है तुम्हारे पास, इन की जगह पर फोर लगाएंगे। बात समझ गए। तो ये आपका नो इम्प्रूवमेंट वाला था। तो नो इम्प्रूवमेंट और स्पॉटिंग एरर्स दोनों एक ही चीज़ हैं, इन्हें अलग मत समझना, ये ग्रामर का ही सेक्शन है। डन। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है आपका, ये सभी वोकेबलरी पर बेस्ड हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब भी वोकेबलरी पर बेस्ड है। ये आया 10th क्वेश्चन, ये आपका ग्रामर का क्वेश्चन है। तो देखो इसे, यहाँ पर कहा गया है माई ब्रदर अलोंग विद हिज फ्रेंड्स हैव गॉन टू वॉच अ मूवी एट द नियरेस्ट सिनेमा हॉल। ये सेंटेंस कहा गया है। अब देखो ध्यान से, एरर का सेंटेंस है, और ये अलोंग विद के साथ जब दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो मैंने तुम्हें बताया था ये प्रोनाउन के चैप्टर का सीधा सीधा एरर पूछा गया है, ज़रा सा भी घुमा करके नहीं पूछा। अच्छा, सीपीओ के एग्जाम की एक खास बात है, अगर तुमने ग्रामर ठीक से पढ़ लिया ना तो एरर एक भी नहीं चुकेगा, क्योंकि सीधे सीधे एरर दिए जाते हैं। थोड़ा सीजीएल में कह लें हम या किसी और टफ एग्जाम में कह लें, थोड़ा सा घुमा करके सेंटेंस को पूछ लेगा, बट इसमें तो एग्जैक्ट बिल्कुल सीधा क्वेश्चन पूछता है। अब देखो, अलोंग विद के साथ में जो पहले वाला सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है। बच्चों को लगेगा कि फ्रेंड्स के हिसाब से तो हैव बिल्कुल ठीक है, बट वास्तव में ऐसा नहीं है। हैव की जगह पर यहाँ हैज़ लगेगा, और ये हैज़ आएगा माई ब्रदर के अकॉर्डिंग। और ये बात मैंने तुम्हें प्रोनाउन के चैप्टर में पढ़ाई थी। ठीक है, तो ये आपका आंसर कौन सा आ गया, ये आपका आ गया हैव वाले ऑप्शन में, दैट मीन्स सी ऑप्शन आपका आंसर है। समझ गए। चलो अब आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, इंप्रूवमेंट नो इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, ये भी ग्रामर का ही सेक्शन है। तो फिनिश्ड माई होमवर्क आई वेंट आउट टू प्ले, अपना होमवर्क फिनिश करके मैं खेलने चला गया। अब अगर तुम्हें ध्यान हो
तो मैंने तुम्हें ये चीज़ कहाँ पर पढ़ाई थी, नॉन फाइनाइट वर्ब्स के चैप्टर में पढ़ाई थी, जहाँ पर मैंने तुम्हें इन्फिनेटिव, जीरंड और आपका पार्टिसिपल पढ़ाया था। तो पार्टिसिपल का एक क्वेश्चन है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स के चैप्टर से है, ठीक है। तो वहाँ पर मैंने बताया था कि नॉन फाइनाइट वर्ब में जब हम पार्टिसिपल अप्लाई करते हैं तो या तो वहाँ पर फिनिशिंग होगा, समझना ध्यान से, या तो वहाँ पर फिनिशिंग होगा और या फिर वहाँ पर हैविंग फिनिश्ड होगा। हैविंग होता है आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। तो परफेक्ट पार्टिसिपल कब लगता है, जब एक काम आपने पूरी तरह से खत्म कर लिया हो, उसके बाद आपने दूसरा काम शुरू किया हो, तब परफेक्ट लगता है। तो यहाँ पर होमवर्क जब पूरी तरह से फिनिश हो गया तब मैं खेलने गया, दैट मीन्स परफेक्ट पार्टिसिपल चाहिए। तो परफेक्ट पार्टिसिपल के अकॉर्डिंग हमें चाहिए हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म। तो हैविंग फिनिश्ड आपका ये है सी ऑप्शन में। फिनिश्ड की जगह कंप्लीटली लगा दिया, उसमें कोई इशू नहीं है क्योंकि उसका मतलब भी पूरा ही करना होता है। लेकिन पार्टिसिपल अगर लगता है तो या तो सीधे आईएनजी में लगेगा या फिर हैविंग के बाद थर्ड फॉर्म लगेगा। तो आंसर आपका कौन सा होगा, सी ऑप्शन होगा। सी ऑप्शन अगर आप कर देंगे तो आपका आंसर सही हो गया। हैविंग कंप्लीटेड माई होमवर्क या हैविंग फिनिश्ड माई होमवर्क आई वेंट आउट टू प्ले। अपना होमवर्क फिनिश करके मैं खेलने चला गया। ये सेंटेंस की हिंदी है। कहाँ से आया, नॉन फाइनाइट वर्ब्स के चैप्टर से आया। सीधा सीधा एरर है, ज़रा सा भी घुमा करके नहीं पूछा गया है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 जो कि ग्रामर बेस्ड है। देखो ध्यान से, सेंटेंस कहता है इट्स नॉर्मल पार्ट ऑफ ग्रोथ, इट इज़ नॉर्मल पार्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का बहुत नॉर्मल हिस्सा है फॉर अ यंग चाइल्ड टू बी स्ट्रेंजर्स, कि एक यंग बच्चे के लिए कि वो स्ट्रेंजर्स से अवेयर रहे या स्ट्रेंजर्स के लिए सजग रहे। अब ध्यान से सुनो, तुम्हें दो फ्रेजल वर्ब मैंने कराई थी। एक तो था आपका क्या कह सकते हैं हम, टायर्ड ऑफ था। जो टायर्ड ऑफ के साथ मैंने तुम्हें क्या कराया था, टायर्ड ऑफ के साथ में तुम्हें मैंने वियरी ऑफ कराया था, है ना। इन सब का मतलब थक जाना होता है। और एक और भी होती है वियरी ऑफ की जगह वेरी ऑफ। वेरी ऑफ का मतलब होता है सजग होना, किसी चीज़ के बारे में जागरूक होना, कि वो स्ट्रेंजर से जागरूक रहे। सारी बात यह है कि ये फिक्स फ्रेजल वर्ब है जिसके साथ में हमें क्या लगाना होता है, ऑफ लगाना होता है। तो सीधे सीधे तुम्हें पढ़ाया हुआ है, कौन से चैप्टर में से आया, प्रीपोजिशन के चैप्टर में से आया, फिक्स फ्रेजल वर्ब्स में से आया, ग्रामर में सीधा सीधा एरर पूछा गया है। तो आपको विद की जगह पर क्या लगाना है, यहाँ पर ऑफ लगाना है। ऐसा नहीं है कि हमें यहाँ पर चेंज करना है, ग्रामर का रूल है, फिक्स है ये चीज़, इसको ऐसे ही लगाना होता है हमेशा। वेरी के बाद ऑफ ही आता है, ठीक है। एक वेरी होता है और एक वेरी होता है ना। वेरी का मतलब सजग होना, वेरी और टायर्ड का मतलब थकान, थकान से भरे होना होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ग्रामर का कौन सा क्वेश्चन है यहाँ पर, और सब वोकैबुलरी के बेस्ड है। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पर, ये रहा आपका क्वेश्चन। देखो यहाँ से शुरू है, इट्स टाइम दे वेंट होम, यही समय है कि वो घर चले जाएं। अब आपको ये चीज़ देख करके फ्यूचर में या प्रेजेंट में लग सकती है, क्योंकि पिछला प्रेजेंट है तो आपको आगे भी प्रेजेंट लग सकता है, बट नहीं। ये बात मैंने तुम्हें फिक्स रूल में लिखवाई हुई है, मिसलेनियस रूल्स में, कि जब भी तुम्हें इट्स टाइम दिखे या फिर इट्स टाइम के बजाय तुम्हें या तो इट्स टाइम या फिर इट्स हाई टाइम, तो मैंने तुम्हें क्या बताया था कि इसके बाद जो आगे सेंटेंस आता है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। ये बात रट लेनी थी, ये बात फिक्स रूल्स में से है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पर दी हुई है, इसलिए आपको नो इम्प्रूवमेंट लगाना है। बहुत से बच्चों को गो लग सकता है यहाँ पर कि यार ये तो प्रेजेंट का सेंस आ रहा है या फ्यूचर का आ रहा है। जिसने गो लगाया उसका आंसर गलत हो जाएगा। कभी देखो कि पिछला प्रेजेंट है तो आगे भी अब प्रेजेंट कर दें। ये रूल सही है कि दोनों का कॉम्बिनेशन एक टेंस में होना चाहिए, बट इसमें नहीं, क्योंकि इट्स टाइम या इट्स हाई टाइम के साथ सेकेंड फॉर्म फिक्स है। डन। चलो, ये भी बताई हुई चीज़ है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नहीं बताई हो तुम्हें यहाँ तक। आगे देखो, ये सब तुम्हें ग्रामर के बेसिक कोर्स में मैं बता चुका हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं है सीपीयू में जो तुमने ना पढ़ा हो। डन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है तुमसे, द टीचर्स हु आई वर्कड विद, टीचर्स जिनके साथ मैं काम करता हूँ या करता था, वर वेरी इनसेंसिटिव, वो बहुत ही संवेदनाहीन थे। मतलब किसी के बारे में कोई फीलिंग नहीं रखते थे, कुछ भी कहना है तो बस कुछ भी मारना पीटना है तो बस कर दिया। तो टीचर्स जिनके साथ मैं काम करता था वर वेरी इनसेंसिटिव, वो बहुत ही इनसेंसिटिव थे टुवर्ड्स चिल्ड्रंस नीड्स, बच्चों की नीड्स पर वो ध्यान नहीं देते थे। ये यहाँ पर कहा गया है। इनसेंसिटिव का मतलब किसी चीज़ पर ध्यान ना देना या किसी के लिए फीलिंग्स ना होना, ठीक है। अब यहाँ पर तुम्हें ध्यान रखना है कि अगर मैं कहूँ कि मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि हु और हुम में से अगर मुझे अंतर करना पड़ जाए पेपर में, हु आएगा या हुम आएगा, तो मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हें सब्जेक्ट्स काउंट कर लेने हैं कितने हैं।
अब सेंटेंस में सब्जेक्ट है टीचर और आई, दो सब्जेक्ट हैं, और वर्ब भी दो हैं, वर्कड और वर। दैट मीन्स जब सब्जेक्ट और वर्ब सारी पूरी हों, किसी भी वर्ब का कोई भी सब्जेक्ट गायब ना हो, हर वर्ब का, मतलब दो वर्ब हैं तो दो सब्जेक्ट मौजूद हैं, हर वर्ब का अपना सब्जेक्ट मौजूद है, तो ऐसे में तुम्हें मैंने बताया था कि हु की जगह पर हुम लगाना है। बट यहाँ पर थोड़ा सा केयरफुल रहना है। हुम आता है यहाँ पर क्योंकि चूंकि इसके साथ में विद का सेंस आ रहा है, तो अगर विद पहले रहता तो मैं हुम लगा देता, लेकिन विद बाद में है इसीलिए हु यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर सेंटेंस में नो एरर हम लगाएंगे। अगर यहाँ पर विद या कोई फिक्स प्रीपोजिशन का सेंस ना होता हमारे सामने, या फिर विद जो है आपकी हुम के साथ होती, एक्टिव पैसिव वॉइस में समझाया था ना कि हुम अपने साथ बाई खींच लेता है, वहां पर समझाया था तुम्हें। तो जब प्रीपोजिशन अगर है तो वो हुम के साथ आती है, लेकिन इसने बाद में लगा रखी है तो हम इसमें नो इम्प्रूवमेंट चुनेंगे, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। नो इम्प्रूवमेंट के साथ में आपका ये सेंटेंस पूरी तरह से सही है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सारी चीज़ें तुम्हें बताई हुई हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुम्हें ना बताया गया हो। बाकी सब देखो वोकैबलरी का पोर्शन है, कोई सब्स्टिट्यूट्स हैं, कोई आइडियम्स हैं, कोई एंटोनिम्स सिनोनिम्स हैं, इनको हम ग्रामर के वोकैबलरी के सेक्शन में करेंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27th क्वेश्चन। 27th क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखो। शी टोल्ड मी दैट शी हैज़ अ हेडेक, उसने मुझे बताया कि उसे सर दर्द था। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट में से अगर मैं देखूँ तो इनडायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है, ऐसे केस में पिछला पास्ट है तो आगे भी पास्ट होता है। सेड टू का टोल्ड कर दो, हैज़ हैव का हैड कर दो। अगर आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट का चैप्टर ठीक से पढ़ा है तो आंसर पहला है। बताओ कहाँ परेशानी है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के चैप्टर से आया है। वो बात अलग है कि यहाँ पर कंजंक्शन नहीं दिया, क्योंकि कंजंक्शन की फ्लुएंसी कई बार आती नहीं है। तुम कुछ बच्चे कह देंगे सर दैट नहीं दे रखा दोनों सेंटेंस के बीच में, तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का काम कहाँ से हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सेंटेंस कहाँ से हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का ही सेंटेंस है, कई बार कंजंक्शन की फ्लुएंसी नहीं आती है। डन। तो यहाँ पर पिछला पास्ट है तो आगे भी पास्ट कर दो। सेंटेंस की हिंदी क्या होगी, उसने मुझे बताया कि उसे सर दर्द था ना, ये चीज़ ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखो। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है, द सीजर्स, जो कैंची विच आर ऑन द टेबल, जो कि टेबल पर है, बिलोंग्स टू राधा, वो राधा की है। कैंची जो कि टेबल पर है वो राधा की है, ये सेंटेंस की हिंदी है यहाँ पर। अब तुम्हें पता है कि विच के साथ आर लगा है जो कि सीजर के अकॉर्डिंग है, और सीजर्स की एक्चुअल वर्ब जो आ गया है वो यहाँ पर रखी हुई है, वो भी सीजर्स के अकॉर्डिंग ही आई है। अब ये नाउन के चैप्टर का सीधा सीधा एरर है। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का चैप्टर का एरर है, तो वहाँ भी ये चल जाएगा, क्योंकि इस नाउन के साथ, इस सब्जेक्ट के साथ इस वर्ब का क्या कॉम्बिनेशन होगा वही हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है ना। वैसे ये टेंस में भी कहा जा सकता है, इसे दो तीन तरह से ले सकते हो। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर भी कहा जा सकता है, ये आपका टेंस का एरर भी कहा जा सकता है, और ये आपका नाउन के चैप्टर का एरर भी कहा जा सकता है, क्योंकि सीजर्स जो है प्लूरल नाउन होता है, और इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस नहीं लगाएंगे, यहाँ पर बिलोंग आएगा, है ना, यहाँ पर बिलोंग आएगा, क्योंकि एस तब लगाते हैं हम जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो। हमारा सब्जेक्ट है प्लूरल, तो प्लूरल के साथ हम एस नहीं लगा सकते वर्ब में, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल कहता है। तो आंसर कौन सा आ जाएगा तुम्हारा, बिलोंग्स में गड़बड़ है, इसलिए सी एरर हो जाएगा तुम्हारा। बात समझ गए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, इसमें भी हमें एरर पकड़ना है। ये रहा आपका, ईच ऑफ द गर्ल्स इन माई क्लास सिंग वेल। कुछ बच्चे देखते ही समझ गए होंगे, प्रोनाउन के चैप्टर का एरर है। तुम्हें बताया था कि ईच जो वर्ड होता है, ईच एवरी आइदर नाइदर, ये सब सिंगुलर होते हैं, तो इनके साथ वाक्य में आने वाली आगे वर्ब और प्रोनाउन सब सिंगुलर होते हैं। ये प्रोनाउन के चैप्टर से सीधा सीधा एरर पूछा गया है। तो सिंग, सिंग क्या है, सिंगुलर वर्ब है, जबकि सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें वर्ब में एस भी लगाना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पर सिंग की जगह पर सिंग्स आएगा। बात समझ गए। गर्ल्स के अकॉर्डिंग इसे प्लूरल सब्जेक्ट मत समझ बैठना, यहाँ पर ईच वर्ड आया हुआ है इसीलिए सिंगुलर सब्जेक्ट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगाते हैं। तो एरर किस पार्ट में हो गया, जहाँ पर सिंग लिखा हुआ है, दैट मीन्स सिंग, सिंग वेल, इस बी पार्ट में एरर है, इसकी जगह पर तुम्हें सिंग्स करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान से देखो। नेक्स्ट सेंटेंस कहाँ पर है, बस ठीक है, यहाँ तक इसमें ग्रामर दी गई थी। अब देखो, और आगे ग्रामर का कोई क्वेश्चन नहीं है, फिर हमारे 40 के बाद में पैसेज शुरू हो जाते हैं। ठीक है, 45 के बाद में आपका क्या है, कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट है, 40 से आपका क्लोज टेस्ट था।
तो 40 ही क्वेश्चन थे पहले, जिसमें से हमने ग्रामर के सारे क्वेश्चन कर लिए। अब नेक्स्ट लेक्चर जो इसका होगा वो वोकेबलरी बेस्ड होगा, उसमें हम पहले 40 क्वेश्चन में जितनी भी वोकेबलरी पूछी गई है उन सबको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक बार ज़रा काउंट करें कितनी वोकेबलरी पूछी गई है सेट में, देखो ध्यान से। सॉरी, वोकेबलरी नहीं, कितनी ग्रामर। 1 2 3, 3 क्वेश्चन तो ये रहे, और 4 5, 5 क्वेश्चन तो इस पेज पर है, और पिछले पेज पर देखो आपके कितने हैं, 6 7 8 और 9 और 10, 10 क्वेश्चन टोटल आपके 40 क्वेश्चन में से हैं। कुछ समझ में आ रहा है? तो सीपीओ का एग्ज़ाम जो भी स्टूडेंट क्लियर करना चाहता है उसके लिए क्या मैसेज है कि 10 क्वेश्चन तो आपके लास्ट में पैसेज के फिक्स है, क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट के। अब 40 क्वेश्चन बचे, इन 40 क्वेश्चन में से केवल 10 क्वेश्चन में ग्रामर पूछी गई है, बाकी 30 क्वेश्चन किसके हैं, वोकैबुलरी के हैं। तो अब तुम्हें हिंट आ गया होगा कि सिलेक्शन किसका होगा। ठीक है, ग्रामर ध्यान देना है ग्रामर पर, क्योंकि ग्रामर के बिना आपका जो है पैसेज नहीं बनेगा, आप हिंदी सेंस नहीं समझ पाएंगे। ग्रामर करनी ज़रूर है, लेकिन मेन ध्यान जो देना है वो किस पर देना है, डेली वोकैबुलरी याद करने पर ध्यान देना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी वोकैबुलरी देखते हैं। ठीक है, चलो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं।